अच्छा। ठीक है। पहले 2 हफ्तों के अंदर लिंक्ड लिस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन ज़्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर ही बात है, तो उसके ऊपर कुछ लिंक्ड लिस्ट क्विज़ में नहीं आनी, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा। एक ही बारी जब सारा उसका हो जाएगा तो वो एक वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में खाली। तो सबसे पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी होती क्या है, वो यही है कि हम हमने हमारा काम किया, हमने मतलब हमारे पास मुख्तलिफ सोल्यूशंस हैं, हमने कंपेयर करना है कौन सा बेहतर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर एक कोड का पीस ज़्यादा टाइम ले रहा है वही काम करने में, तो वो नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। अब मेजर करने का एक तरीका ये है कि घड़ी लेके बैठ जाओ। घड़ी लेके बैठोगे तो आप आपको मशीन भी सेम चाहिए होगी कभी कभी, और मतलब काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाएगा ज़्यादा चीज़ों के लिए, मतलब स्केलेबल अप्रोच नहीं है। तो एक सिस्टम डिफ़ाइन किया गया है किसी भी प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है टाइम वाइज, ये निकालने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं ना, वो एक स्पेशल यूनिट है, कोई लॉजिकल यूनिट है, असल में कोई रियल वर्ल्ड यूनिट नहीं है, सेकंड नहीं है, मिनट नहीं है। बस एम ही हम एक यूनिट बना लेते हैं टाइम का, कि वो कहते हैं जो एक ऑपरेशन के पूरे होने में टाइम होता है ना, वो एक यूनिट है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है, तो मतलब J=3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक टाइम के यूनिट में होगा। अब इसका नाम कोई भी नहीं है, कोई फॉर्मूला बस एम ही है। ठीक है, तो हम इसको T(1) कहते हैं। J=3 T(1) है एक स्टेटमेंट। तो डिक्लेरेशंस जो होती हैं इसके अंदर, वो ज़ीरो कॉस्ट होती है। मतलब ये जो फंक्शन है इंट एन जो है, और ये वैसे वो तो पास बाय रेफरेंस हो रहा है, उसको इग्नोर करो। खैर, इंट एन जो है एक डिक्लेरेशन है, कोई मसला इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर यही मैंने इंट एन इक्वल समथिंग लिखा होता ना, वैसे वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो जाता, बुरी एग्जांपल है, लेकिन अगर मैंने मेन के अंदर कहीं लिखा होता इस तरह से, एक सेकंड, कि ये मेरा मेन है, इसके अंदर मैंने अगर ये लिखा हुआ है ना खाली इंट एन, तो इसकी ज़ीरो कॉस्ट है। अगर लेकिन मैं इसी को इंट n=1 कर दूँ ना, तो अभी मैं डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी करूँ, एक असाइनमेंट का ऑपरेशन भी आ गया, तो ये लेगा T(1). ठीक है, अब कुछ जगहों पे जब आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस देखते हो कि n × n=j+n (n)5, कुछ लोग इसको मल्टीपल ऑपरेशंस मारते हैं कि यार यहाँ पे डिवीजन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, असाइनमेंट भी हो रही है। लेकिन हम इतनी पेचीदगियों में नहीं पड़ते हैं, हम इसको खाली कहते हैं कि यार अप्रॉक्सीमेटली 1 के ही बराबर है। ठीक है, ये बस अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए, मतलब जिन इन्वायरमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है छोटी छोटी माइन्यूट सी डिटेल्स, उसके अंदर गिना भी जाता है, लेकिन हम नहीं करेंगे, तो इसको भी 1 1 कह देंगे। तो एंड पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस 3 लाइनों के प्रोग्राम की निकालनी होती है, ये है कि ठीक है, देखे पता चल गया 3 है, 3 यूनिट्स लगने टाइम के। सही है, अब लूप्स के ऊपर आते हैं जो असल में मसला करते होते हैं। अब i=0 है एक स्टेटमेंट। ठीक है, एक असाइनमेंट हो रही है, सम भी असाइनमेंट हो रही है, तो एक एक कॉस्ट हो गई। अब i<n जो है एक कंपैरिजन का ऑपरेशन है, इसकी भी एक ही कॉस्ट होएगी ना, लेकिन ये चल कितनी बार रहा है, ये लूप जितनी बार चलता है +1 टाइम्स चल रहा है। मतलब क्योंकि पहली बार चलेगा जब ट्रू होएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से ट्रू होता रहेगा जितनी बार चल गया, और उसके बाद एक बार फिर से चेक होती है जब कंडीशन फॉल्स होती है, जिसके ऊपर लूप ब्रेक हो जाता है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन है, तो इसलिए वो +1 आता है यहाँ पे। कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, बकाया सारा ये कि बॉडी कितनी बार चल रही है, तो कॉस्ट सम की कितनी है, सम प्लस प्लस के, तो 1 है ना, तो 1 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स इट्स रन। तो लूप n बार चल रहा है, तो इसकी कॉस्ट भी टोटल फिर n बार होएगी, ये सम प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट की यहाँ पे, क्योंकि एक असल में उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, और चल कितनी बार है n, तो मल्टीप्लाई कर दो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से i++ के लिए भी है। तो इस तरह से हम इनको फिर सारी कॉस्ट को ऐड करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस कोड की टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल है लीनियर सर्च की। आपको एक रे दी हुई है, आपको एक मतलब साइज़ दिया हुआ है, और आपको कोई की दी हुई है ढूंढने के लिए। तो हम शुरू में इनिशियलाइज़ कर रहे हैं एक इंटीजर को, आई को 0 से, तो ये एक असाइनमेंट हो गई, ये एक कॉस्ट है। इसी तरह से i<n, अब ये इसकी कॉस्ट कितनी है, 1 है इस ऑपरेशन की, लेकिन ये चल n+1 टाइम्स रहा है, तो इसलिए ये n+1 इसकी कॉस्ट हो जाएगी ओवरऑल। और इसी तरह से फिर इंक्रीमेंट के अंदर है, ये बस वाइल लूप वाली बात है, बस फॉर लूप के अंदर करके दिखाई हुई है। आगे ये बात है कि इफ़ रे n== की, ये भी कंडीशन उतनी बार चलेगी जितनी बार लूप चलेगा, लेकिन रिटर्न की स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार ही चलेगी ना, अगर रिटर्न 1 हुआ या रिटर्न 0 हुआ, तो मैंने इसलिए इसको एक डिफरेंट कलर में किया है कि लाइक
खाली इन दोनों में से कोई एक ही होएगा और वो खाली एक बार चलेगा, क्योंकि उसके बाद वो लूप ब्रेक हो जाएगा। अब इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आम तौर पे हम इसको देखते भी नहीं है इतने गौर से, लेकिन बस एक रूडिमेंट्री सी एग्जांपल थी तो मैंने दिखा दिया कि इस तरह से 3n+3। अभी हम आगे जाएंगे, हम असल में इस तरह से जो आपको ज़्यादा सवाल आएंगे ना वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, उसके अंदर ज़्यादा लूप्स होंगे, उसके अंदर हम इतने ये कॉन्स्टेंट्स वगैरह को नहीं देखते। उसकी वजह है वो भी बाद में बात करते हैं, लेकिन एक आखिरी और बात देखने वाली है यहाँ पर कि अगर ये नेस्टेड लूप आ जाएंगे, नेस्टेड लूप के अंदर यही है कि आप देखो नॉर्मल लूप पहले ऊपर है, वो i=0 से i<n-1 चल रहा है, तो ये n-1 टाइम्स इसकी बॉडी चलेगी, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट भी n-1 टाइम्स चलेगा। कंडीशन एक बार एक्स्ट्रा चलती है, आपको पता है फॉल्स के लिए, तो ये n हो गया। अब इसकी बॉडी के अंदर जो भी होगा ना इस फॉर लूप की, हमने उस सब को बस n-1 से मल्टीप्लाई कर देना उसकी वेटेज को, ठीक है। तो हम अब अंदर वाले हिस्से की खाली निकालेंगे कि अच्छा ठीक है ये इसकी 1 हो गई, इसकी n हो गई, इसकी n-1 हो गई, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दी हमने n-1 से। इसी तरह से हमें पता चल गया ये स्टेटमेंट कितनी बार चल रही है, n-1 होल स्क्वायर, तो हमें पता है इनर मोस्ट जो बॉडी है वो सारी इतनी बार ही चलेगी, तो इफ़ स्टेटमेंट भी इतनी बार चलेगी। और अगर हम वर्स्ट केस के अंदर अस्यूम करें कि हर बार स्वैपिंग हो रही है, तो ये इनर वाली बॉडी के ये स्वैप वाली स्टेटमेंट भी चलेगी। अब स्वैप जो है मैंने एक फंक्शन जानबूझ के यूज़ किया ये दिखाने के लिए कि कभी कभी इस तरह से भी आ सकता है वो आपको कोई फंक्शन दे दें कि कोई फंक्शन बॉडी के अंदर लिखा हुआ और आपको उसकी कॉस्ट बता दें। इस केस में इसकी कॉस्ट 3 थी। आप अगर स्वैप करते हो नॉर्मली हम इस तरह से लिखते हैं ना कि इंट एक टेम्प बना लेते हैं, यहाँ पे इसको टेम्प कह दिया, और इसको हम नंबर 1 के इक्वल करते हैं, फिर नंबर 1 के अंदर नंबर 2 की वैल्यू डालते हैं, और नंबर 2 के अंदर फिर हम जो टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है वो डालते हैं। तो ये 3 असाइनमेंट्स होती है ना जो हम स्वैप कर रहे होते हैं बबल सॉर्ट के अंदर कोई वो की बॉडी के अंदर। तो इसीलिए ये जो स्वैप का फंक्शन है ये 3 इसकी कॉस्ट है। उन्होंने सवाल में दी होगी अगर इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ कि इसकी इतनी कॉस्ट है, तो आपने बस उसको जितनी बार चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये इसकी बॉडी n-1 होल स्क्वायर बार चल रही है ना वर्स्ट केस के अंदर, अगर इफ़ हमेशा ट्रू है तो ये बस आपने बस देखना था कि 3 की वैल्यू यहाँ पे कैसे है, यही बस एक्स्ट्रा बात देखने वाली थी। उसके अलावा ये अब आगे बात आती है कि ये जो हम बिना वजह इतनी पेचीदगियों में पढ़ते हैं, ये 6n² - 9n+5 इतना मुश्किल है कैलकुलेट करना, तो इसका कोई इसकी क्या हमें कोई फ़ायदा भी हो रहा है इतना या नहीं? तो अगर हम ज़्यादा देखें ना, असल में मतलब हम डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा चीज़ों में मतलब जब भी यूज़ होंगे काफ़ी ज़्यादा डेटा के साथ भी यूज़ होंगे, ठीक है। मतलब अगर फेसबुक की यूज़र बेस को आपने किसी डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है, किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही स्टोर किया हुआ ना, चाहे वो लिंक्ड लिस्ट हो या कोई और लिस्ट हो, ठीक है। तो हमने जब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है, हमने देखना है कि मतलब कोई 10,000 कोई 1 मिलियन 1 बिलियन के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है हर टर्म का। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक एग्जांपल दी हुई है, किसी कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है, फ़र्ज़ कर लो कि कोई कोड का पीस है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है n² + 100 n + log n + 1000। तो अब ये देखेगा तो यार 1000 लॉजिकल यूनिट्स का इजाफा हो रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, आप देखते हो कि इन कंपेरिजन n² बहुत मतलब बेसिकली सारा जो है ना वो हायर ऑर्डर टर्म की ही बात होती है। बकाया सारी मतलब ये देखो ये तकरीबन 1% जाके है, ये तो लिटरली लेस देन 0.0% है। तो लाइक बहुत ही छोटे छोटे हैं इफेक्ट पड़ रहे हैं इसके ऊपर, तो हम इसलिए इनको नहीं देखते छोटी टर्म्स को। टाइम t(n) जब भी लेकिन आपको कैलकुलेट करने को कहा जाएगा आपने करना है। अब ये जो यही बात है कि हायर ऑर्डर टर्म इसको रेट ऑफ ग्रोथ वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट समझा जाता है। हम खाली ना एक ये जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है जो ज़्यादा इफेक्ट करती है जितनी स्केलिंग होती रहती है, उसको ना हम ओ ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, ये बिग ओ नोटेशन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर कोई मल्टीपल आ रहा हो तो हम वो इग्नोर करते हैं। अब ये होता क्या है बिग ओ, ये हम बस लिख देते हैं कि यार ठीक है ये O(n) है, O(n²) है। इसका मतलब क्या होता है? अब इसके अंदर एक बात आ जाती है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की। अब बात की जाती है जब हम कहते हैं कि यार t(n) ना एक्चुअल आपको रियल वर्ल्ड नहीं बताता चीज़ें, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी की जब भी हम बात करते हैं हम अप्रॉक्सीमेशंस की बात कर रहे होते हैं। और एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन के अंदर हमें ये चाहिए कि मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम बेहतर है कि हम ओवर एस्टिमेट कर लें अपनी यूज़र बेस को, ना कि हम अंडर एस्टिमेट करें, मतलब लोग सर्व होते रहें फिर भी। तो इसीलिए बिग ओ जो होता है ना वो बेसिकली है टाइटेस्ट अपर बाउंड, ठीक है। मतलब अच्छा इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर कि एक पॉइंट पे जाके ये दो एक काली और जो पर्पल लाइन है मिल रहे हैं, और उसके बाद काली लाइन हमेशा ऊपर है पर्पल के, ठीक है, और ये पर्पसफुल है। बिग ओ यही है
कि मतलब आपका जो आपकी जो एस्टिमेशन है ना, पास्ट का पॉइंट हमेशा रियल चीज़ से ऊपर ही हो कम से कम या बराबर। ठीक है, तो अब ये इसके सवाल किस तरह से आते हैं, ये है क्या? तो अच्छा पहले ये मैं लिखा हुआ ये भी एग्जांपल्स हैं कुछ, मतलब एन स्क्वायर प्लस 100 एन प्लस लॉग एन प्लस 1000, ये हमने एग्जांपल ली थी, इसका ओ ऑफ एन स्क्वायर होता है। यही अगर 5 एन स्क्वायर कहीं लिखा हो तो हम मल्टीपल को इग्नोर करते हैं, ये बस देखने वाली बात है। क्यों करते हैं वो बात की बात अभी पता चल जाएगी, ये अभी ये पता चल रही है आपको। अच्छा, ओ ऑफ जी ऑफ एन जो होता है ना, वो बराबर होता है सी इंटू जी ऑफ एन के। अब ये क्या है, सी और जी ऑफ एन क्या है? जी ऑफ एन मतलब हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, मतलब यहाँ पे एन स्क्वायर थी वो जी ऑफ एन है, और जो सी है ना वो कोई एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके लिए ये बोल्ड वाली स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ना ये ट्रू हो। मतलब एक सेकंड इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सी ऑफ एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू टी ऑफ एन, ठीक है। सी इंटू जी ऑफ एन है, अब जी ऑफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर थी तो वो ये आया। एन नॉट क्या है ये भूल जाओ, कोई ख़ास बात नहीं है, अभी पता चल जाएगा। बस बात ये हो रही है कि ओ जो है ना एक ऐसा फंक्शन है जो टी ऑफ एन को अपर बाउंड करता है, और ये होता किस तरह से, वो ये होता है कि आप टी ऑफ एन की जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, यहाँ पे एन स्क्वायर थी इस एग्जांपल के अंदर, तो हमने वो ले लिया और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक ऐसा कांस्टेंट हम ढूंढते हैं जिससे वो हमेशा ऊपर ही जाए टी ऑफ एन से। अब ये किस तरह से फाइंड करना ही आगे ये नीचे बात हुई हुई है। यही है कि हम पुट कर लेते हैं एन की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू। अब हम अपने से क्यों पुट कर रहे हैं, इसकी ये वजह है कि दो वेरिएबल्स हैं। जब भी आपके दो वेरिएबल्स होते हैं ना एक इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल्स मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स 3, मैं वाई इक्वल्स एक्स प्लस 2 लिख दिया। अब ये एक लाइन है, लाइन तो इन्फिनिटली स्ट्रेच होती जाती है। मतलब इस पॉइंट को लें, मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल 0 0 है तो ये भी काम करेगा, ये अगर कोई और पॉइंट है -1 तो ये भी काम करेगा ऑब्वियसली। वैसे ये इस तरह के लिए खैर ठीक है। तो लाइक इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं, अब दरमियान में एक लाइन के किसी भी पॉइंट पे एक अलग ये सारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। इसी तरह से ये जो सी एन वाली इक्वेशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू टी ऑफ एन, इसके भी इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसलिए हम आर्बिट्रेरली एन की कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं और उससे हम सी निकालते हैं। और ये जो एन की वैल्यू है ना वो बेसिकली बताती है कि किस पॉइंट के बाद गारंटी है कि हमेशा अपर लिमिट पे ही जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओ ऑफ एन जो ओ ऑफ जी ऑफ एन की का ग्राफ है वो 10 से पहले जो है ना पर्पल लाइन से असल में नीचे है, जबकि हम कहते हैं हम अपर बाउंड की बात कर रहे हैं। तो ये एन की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि मतलब किस पॉइंट के बाद गारंटी दे रहा है ये ओ का फंक्शन कि आपकी जो अप्रॉक्सीमेशन होगी हमेशा टी ऑफ एन से ज़्यादा होगी। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब इसके अंदर आता क्या है, ये क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। सबसे पहली बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अभी वो बाद में बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट कैसे आती है। बिग ओ की खाली पहले बात करते हैं। बिग ओ के अंदर आपको बस ये पता होने की ज़रूरत है कि आपको जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हो इस तरह की, आपने सबसे बड़ी वाली ऑर्डर की टर्म ले लेनी है और उसके इस फॉर्म में लिख देना जिस तरह से लिखा हुआ है। अब ये आपने यहाँ पे टी ऑफ एन की वैल्यू पुट कर देनी जो भी इन्होंने लिखी हुई है, और आप एन की कोई रैंडम सी वैल्यू चूज़ करके रख देते हो। कभी आप 1 भी कर सकते हो, आप 100 भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप 2 करना चाहते हो, जो मर्ज़ी करना है कर लो। तो एन बस यही है कि मतलब किस पॉइंट के बाद गारंटी है, और ये आपने बस करके दिखा देना होता है और सी की वैल्यू निकाल के दिखा देनी होती है। और आपको ये बस इस तरह के बिना वजह के खच्चे सवाल हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे खोलूँ ना अपनी क्लासरूम, गूगल क्लासरूम, इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स की जो स्लाइड्स थी हमारी मैम की, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि प्रूव दैट द बिग ओ ऑफ द गिवन जो भी था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ एन स्क्वायर। यहाँ पे अच्छा ये वो चीज़ है इसके बारे में बात कर रहा था। 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 है, यहाँ पे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है। इसके अंदर हमने हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ली है, हमारा वो जी ऑफ एन हो गया, ठीक है। अब हम इसी को लिखते हैं इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा था पहले, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 है ना, इसको कॉपी करते हैं, ये आ गया 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। अब इसके अंदर हम पुट कर देते हैं सी एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये वही चीज़, ठीक है। अब हमने बस सी और एन निकालने। अब आपको पता ही है इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो एन की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 पुट की है, तो हम भी वही पुट कर देते हैं। तो ये सी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 प्लस 2।
तो ये बन जाता है सी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। तो इधर इस तरह से ये इन्होंने सी इक्वल 6 निकाला है। तो अब ग्रेटर दैन इक्वल आ रहा है, इसका क्या मतलब है? मतलब ऑब्वियसली अगर हम इस ग्राफ को कहाँ पे गए, इस ग्राफ को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और ज़्यादा स्टीप करते हैं तो आंसर तो फिर वो अपर बाउंड ही होगा, है ना, इससे ऊपर ही होगा। टी ऑफ एन से हमेशा ज़्यादा ही होगा अगर हम बड़ी से बड़ी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम जो चीज़ फाइंड कर रहे थे ना वो टाइटेस्ट अपर बाउंड होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है कि आप 100+5 को प्रूव कर सकते हो कि ओ ऑफ एन स्क्वायर्ड है इस तरह से। मतलब अगर 100n+5 लेस देन इक्वल टू है, ये क्या किया, अच्छा नहीं, उन्होंने सी एन स्क्वायर वाला नहीं लिखा हुआ, मैं ही लिख देता हूँ 100n+5। वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह से आप यहाँ पे n स्क्वायर सी एन स्क्वायर लिख के लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू ये, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने फॉर एग्जांपल। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि n स्क्वायर्ड है, राइट। लेकिन वही बात, आप इसी ग्राफ को बिना वजह स्क्वायर करने की जगह क्यूब कर दो तो वो और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। बात तो सही है, अभी भी अपर बाउंड है लेकिन ये टाइट अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। तो हम जब भी बात करते हैं ना बिग ओ की, तो हम टाइट अपर बाउंड की बात कर रहे होते हैं। ये बस देखने वाली बात है। उसके अलावा अब बिग ओ कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कंपैरेटिवली इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 से n चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे n इंटू, हम वो सारी चीज़ें नहीं देखते कि ये लाइक +1 वगैरह नहीं देखते हम इसके अंदर, हम खाली देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर टर्म को। तो इसके अंदर हमें पता है कि f कितनी बार चलेगा, कोई रफली n स्क्वायर समथिंग टाइम्स चलेगा। ऐसे f एक्चुअली एग्जैक्टली n स्क्वायर टाइम्स चल रहा है। इसी तरह से कोई नई बात नहीं है। और यही बात कि अगर मल्टीपल वेरिएबल्स तो हम इस तरह से ओ ऑफ m एन p जैसे एग्जांपल दी हुई है इस तरह से भी कर सकते हैं अगर 3 वेरिएबल्स हों इस तरह। तो बिग ओ कैलकुलेट करना देख के ही समझ आ जाती है, बड़ा इंट्यूटिव है टी ऑफ एन की निस्बत। टी ऑफ एन के भी अंदर आप ये पागल हो जाते हो पीछे। अब मसला आता है इनकी बारी, डिपेंडेंट लूप्स। अब यहाँ पे एक लूप है, वो चल रहा है आई 0 से लेके n तक। ऑब्वियसली n पे ब्रेक हो जाता है तो n-1 जो भी है, ठीक है। आई की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक चल रही है तो फिर ट्रू है, n होता है तो फिर फॉल्स होके ब्रेक हो जाता है, ठीक है। पहला आउटर लूप ये हो गया। जो इनर लूप है वो 0 से लेके मतलब i तक चल रहा है तो वो i+1 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। मतलब अगर i की वैल्यू 0 है तो वो एक बार चल रहा है, i की वैल्यू 1 है तो 2 बार चल रहा है, इस तरह से। तो इसी को हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि जब i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू एक 0 वैल्यू पे चलेगा, उसके बाद फिर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब i की वैल्यू 1 होएगी तो j पहले 0 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए चलेगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि f की इटरेशंस बढ़ती जा रही हैं 1 2 3 4 इस तरह से। तो हम इस तरह से हम पहले एक टेबल सा बना लेते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए। तो अब आप देख सकते हो कि हमने n तक n पर तो लूप एग्जिट हो जाता है ना, n-1 के ऊपर इस तरह से आ रहा, हमने वो सारा मैप आउट कर लिया कि इस तरह से चलेगा। तो ओके वेट, ये n-1 नहीं है, n है, एनीवेज, ठीक है। अच्छा, अब जब आपके पास ये टेबल आ जाता है, आपने इसका करना क्या है? हम असल में क्या निकालना चाह रहे हैं? हम निकालने चाह रहे हैं जो सबसे स्लो प्रोसेस है वो क्या है, मतलब वो n स्क्वायर पे आ रही है, n क्यूब पे आ रही है ना। तो हम f जो है वो इनर मोस्ट लूप की बॉडी के अंदर है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा बार चलेगा नेचुरली, ठीक है। तो हम देखते हैं f कितनी बार चल रहा है। तो जब i की वैल्यू 0 है, एक बार चला है, 1 है, 2 बार चला है, तो ये i की वैल्यू तो 0 से n तक बढ़ती जा रही है और ये सारा एक बार आप कोड रन करोगे सारा चलेगा ना। ये 1 2 आपने इन सबको ऐड कर देना, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + n। तो ये जो हमें बताएगा ना, ये बताएगा कि टोटल f की इटरेशंस कितनी है। ये तो ये बता रहे हैं कि i की जब वैल्यू इतनी है तो f की इटरेशंस इतनी है। हम बस टोटल इटरेशंस निकाल रहे हैं, i मतलब ये i की तमाम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, कोई नई बात नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। अब इसको लिखने का ये तरीका है 1 + 2 + 3 + up to +n-1। आप 0 लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, 0 तो बाद में आपको पता ही है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये +n-1, एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं, ये n-1, हाँ ठीक है, n-1 यहाँ तक ही चल रहा है। तो अब इसको ना हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये सिग्मा नोटेशन में। तो ये हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है कि i की वैल्यू 1 से n-1 तक सम करो। यार वैसे मैं समझाने की ज़रूरत नहीं, सिग्मा नोटेशन आती है आपको, बराबर है, ठीक है, मुझे मुश्किल हो रही है समझाने में, खैर।
फक अच्छा, अब इतनी बात पे खुश हो गया ना, इतनी बात तो समझ आ गई ना, नीचे वाला ये भूल जाओ, इसको नहीं हम जानते, ठीक है। आप खाली इतना देखो, आई प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन माइनस वन इक्वल्स दिस, ठीक है। क्योंकि आई की वैल्यू जब वन होएगी यहाँ पे वन होएगा, आई की वैल्यू जब टू होएगी यहाँ पे टू होएगा, और उसको बस ऐड करी जाता है सिंबल, ये फॉर लूप ही होता है सिंबल, ठीक है। अब वापस आ जाओ, अब इस तरह की चीज़ों के लिए एक फॉर्मूला है, वो ये है एन डिवाइडेड बाई टू इंटू एन प्लस वन, या फिर इन्होंने एन इंटू एन प्लस वन होल डिवाइड बाई टू, एक ही बात है। ये जो है ये बस आपने अप्लाई कर देना, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला एन के लिए यहाँ पे हमारी टॉप लिमिट जो है ना वो एन नहीं है, एन माइनस वन है, तो हम एन माइनस वन पुट कर देते हैं एन की जगह। तो यहाँ पे मैंने एन माइनस वन लिख दिया, एन माइनस वन यहाँ पर लिख दिया, प्लस वन के साथ वो वन कैंसिल हो गया, तो ये एन इंटू एन माइनस वन बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है एन स्क्वायर माइनस एन ओवर टू। तो ये हमें बताता है कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस है एफ ऑफ एन की। तो हमने क्या करना होता है, हमने हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर टर्म लेनी होती है, और हम मल्टीपल्स को इग्नोर करते हैं। तो ये जो 1/2 मतलब 0.5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है एन स्क्वायर के साथ, आप उसको इग्नोर करोगे, आप खाली लिख दोगे एन स्क्वायर। तो ये आपने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि ये एन स्क्वायर है। तो आपको सवाल आता है इसके ऊपर कि आप बताओ इसकी ओ ऑफ एन क्या है और अपनी वर्किंग शो करो, तो आप इस तरह से करोगे, ठीक है। अब अच्छा, मैंने ये हिस्सा कुछ 4 बार रिकॉर्ड कर लिया है अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से समझाने की। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी नहीं है। आप जब भी इस तरह का लूप देखो ना जो इसके अंदर मतलब आपस में डिपेंड करें वैल्यूज़, आप इस तरह से सिग्मा नोटेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सिग्मा नोटेशन के बारे में अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता, मैं पहले ही क्लैरिफाई करता हूँ। अगर ये लिखा हुआ है आई इक्वल ज़ीरो और ये लिखा हुआ है एन माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन, तो ये किसके बराबर होएगा? हेलो पापा। अच्छा, ये किसके बराबर होएगा? हम n की कोई रैंडम वैल्यू से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम n माइनस वन को भी भूल जाते हैं, हम यहाँ पे खाली लिख देते हैं कोई 5 लिख देते हैं। फ़र्ज़ करो ये है, ठीक है, ये कितनी बार चलेगा, ये इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो यही मतलब होता है ना इसका कि बस ऐड करिए जो सिग्मा के अंदर लिखा हुआ है वन को, कब तक, आई की वैल्यू ज़ीरो से लेके जब तक ये वैल्यू नहीं हो जाती। तो ये आई के लिए ज़ीरो के लिए चला, ये एक फॉर लूप की तरह ही है ना बेसिकली, ठीक है। या आई इक्वल्स 2 के लिए चला, आई इक्वल्स 3 के लिए चला, ठीक है, आई इक्वल्स 4 के लिए चल गया, और आई इक्वल्स 5 के लिए भी चलेगा, जो ऊपर है इंक्लूसिव होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, गिनो तो 1 2 3 4 5 और ये 0, तो ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम देख के बता सकते हैं कि ये अब आपको ये आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे जब भी आपको इस तरह से मिले कि जो ऊपर वाली चीज़ है ना, एक सेकेंड, अब मतलब अगर इस तरह से कभी लिखा हो आई इक्वल्स 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है n, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये हमेशा इसका आंसर होएगा n+1, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो। ये बस थोड़ा सा क्लैरिफाई करना था, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती है, यहाँ पे अगर a लिख दो तो ये बस उसको माइनस कर देते हैं इससे। तो ये एक फॉर्मूला है, ये इतना याद रखने वाली बात नहीं, भूल जाओ बेशक। खैर, ये रेलिवेंट क्यों है? हम जब ये करते हैं ना, हम बेसिकली नंबर ऑफ इटरेशंस निकालते हैं f की, ठीक है। हम बस देखते हैं कि इनर लूप कितनी बार चल रहा है, इनर मोस्ट लूप कितनी बार चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये लिखते हैं कि एक ये हो गया i इक्वल 0, ये फॉर लूप कोई मैं बस वही वैल्यूज़ नोट कर रहा हूँ। अब ये लेस देन n लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, इसलिए मैं n-1 कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर वाला होता है इंक्लूडेड होता है इस वाले इस नोटेशन के अंदर। अब इसके अंदर, इस फॉर लूप के अंदर क्या पड़ा? एक और फॉर लूप पड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं जे कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से, और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? आई पे, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आई लिखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे i-1 नहीं लिख रहा, खाली आई लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 1 लिख दिया, ठीक है। ये 1 बेसिकली वो एफ एफ एन की स्टेटमेंट समझ लो, ठीक है। अब ये वाला पहले हम इनर मोस्ट सिग्मा फाइंड करेंगे, ठीक है, उसको इवेल्यूएट करेंगे। तो ये मैंने भी बात बताई है कि ये i+1 होता है, ठीक है। यहाँ पे i+1 आ गया। अब क्या करना? इसके लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्या करेंगे? आप एडिशन है यार, आप इसको दो अलग-अलग सिग्मास में तोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिग्मा की प्रॉपर्टी समझ लो।
अच्छा, ये सिग्मा नोटेशन जो है हमारे टीचर्स ने इतनी डिटेल में पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा टूल है जिससे आप मैथमेटिकली ग्राउंड कर सकते हो और अपने क्विज़ेस के अंदर आपको मार्क्स पूरे पूरे मिल सकते हैं सॉल्व के। मैं इसलिए बस बता रहा हूँ ये। अम, वरना जहाँ तक मुझे पता है कि ये टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, खाली क्विज़ वन में ही तंग करते हैं आपको। खैर, ये इसके बराबर है। तो अब इसके अंदर फिर से वही रूल लग जाएगा, तो ये n हो गया, ठीक है, प्लस n। अब ये इसकी बात रह गई है, तो इधर वो फॉर्मूला लगेगा n डिवाइड बाई 2 इंटू n प्लस वन के, ठीक है, ये वाला फार्मूला। तो लेकिन n की वैल्यू n माइनस वन है, तो हम इसलिए n की जगह यहाँ पे n माइनस वन लिख दिया और यहाँ पे n माइनस वन लिख दिया। फिर से ये क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गए, कट गए आपस में, तो ये बन जाता है n इंटू n माइनस वन ओवर टू प्लस n, ठीक है। अभी आप देख के बता सकते हो कि हाईएस्ट ऑर्डर टर्म n स्क्वायर बनेगी जब ये दो n आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो इससे हम बता देंगे कि ये o ऑफ n स्क्वायर्ड है। आप इतना काम करोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको और कुछ इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी तरीका वैलिड है, इस तरह से टेबल बना के भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इस तरह से भी मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ सिग्मा वाला, क्योंकि अब आगे जाके मैं वो यूज़ करने वाला हूँ जब 3 लूप्स आएंगे, ठीक है। अब ये 3 लूप्स आ गए हमारे पास। इसके अंदर क्या है, आई की वैल्यू 1 से जा रही है लेस देन इक्वल n, ठीक है, तो ऊपर n भी आ जाएगा, n माइनस वन नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू भी आया हुआ है। इसी तरह से j वाला है वो 1 से i तक जा रहा है, k वाला 1 से j तक जा रहा है। तो ये सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट नहीं, खाली एक इस पर डिपेंड करे वो इस पर डिपेंड करे। खैर, इसको हम सिग्मा नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, आगे सारा हल है, बस यही देखने वाली बात है, ठीक है। यही कॉम्प्लिकेटेड बात है, आगे बस फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करने हो, कुछ भी नहीं। अब जैसे मैंने बताया था नीचे वाली टर्म से माइनस हो जाता है। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ यार, ये जनरल फार्मूला है सिग्मा वाले का, आप जब भी सॉल्व कर रहे हो कि शायद आपको कभी ज़िंदगी में काम आ जाए। अगर यहाँ पे k है, वो यहाँ पे नीचे a है, इधर b है, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है 1, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ये बराबर होएगा, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, अगर 1 है ना कांस्टेंट, तो मैं, हाँ जी थैंक यू, तुमने जल्दी किया ना तो मेरी अंडा मिला, तो मैं आ ही रहा था। अच्छा, तो इसके अंदर यही देखने वाली बात है कि ये चलेगा b माइनस ए प्लस वन टाइम, ठीक है। ये बस एक फॉर्मूला है, ये लूप इतनी बार चलेगा, और ये 1 से बार बार मल्टीप्लाई 1 ही प्लस प्लस हो ही जा रहा है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस j आ गया इस तरह से, वो j माइनस वन प्लस वन हुआ। अब j के लिए फॉर्मूला है, j इक्वल्स 1 से i तक जा रहा है, तो वही n ओवर टू इंटू n प्लस वन ओवर n प्लस वन वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, बस टर्म्स के नाम डिफरेंट है, वो वेरिएबल्स का नाम डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आई स्क्वायर प्लस आई आ गया, 1 ओवर टू हम बाहर ले जाते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ये पूरे समेशन के अंदर बार बार कॉमन है, तो हम 1 ओवर टू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को इस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं समेशन से। इसी तरह से फिर हमने स्प्लिट कर दिया जैसे पहले किया था, लेकिन अब यहाँ पे एक आई स्क्वायर वाली टर्म आ रही है। कुछ भी नई बात नहीं है, बस आई स्क्वायर वाली टर्म्स के लिए ना आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो आपके पास कोई n क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा आंसर। तो इससे आपको पता चल जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना o ऑफ n क्यूब है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करो आपको यही सवाल दिया जाता है, लेकिन o ऑफ n की जगह आपसे मांगता है भाई t ऑफ n, तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो आप देखोगे कि हर चीज़ मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है अगर हम सिग्मा नोटेशन में लिखने बैठेंगे कि अच्छा चलो ये स्टेटमेंट इतनी बार चल रही है तो हम इसको कॉस्ट दरमियान में रखते हैं, तो ये कुछ के अंदर j प्लस वन आ रहा है, आपको ये स्प्लिट भी करने पड़ेंगे, समेशंस वगैरह, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप मतलब इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख दो, मतलब वही वाला रूल जो मैंने पहले बताया है, ए बी वाला, अगर नीचे a है ऊपर b है तो b माइनस ए प्लस वन जो भी है, आप अगर वो अप्लाई भी करते हो, ठीक है, आप इस तरह से मतलब सिंप्लीफाई कर दिया, देख के फिर भी इंसानों वाली शक्ल लग रही है, लेकिन फिर भी आप इन सब को सॉल्व करने बैठोगे, फिर सब कुछ ऐड करोगे, आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तो अभी हमने वो खाली एक को इस तरह से किया है, यहाँ पे तो फिर j प्लस वन भी आ रहा है, इसके अंदर फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना हम इस तरह से कर देते हैं, हमें पता ही n बार चल रहा है, हमें पता ही मतलब अरिथमेटिक सीरीज़ है तो ये अप्रॉक्सीमेटली n स्क्वायर ओ ऑफ n स्क्वायर्ड होगा, ये नीचे वाली भी अरिथमेटिक सीरीज़ है तो ये भी ओ ऑफ n क्यूब होएगा,
है ना। और जो नीचे वाली बॉडी है तो आपको पता ही है फॉर लूप जितनी बार चल रहा है इनर मोस्ट उतनी बार ही चलना है, तो हम खाली ये इस तरह से लिख देते हैं। और साथ C1 C2 C3 C4 कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट साइन का है, और हम इसको बस इस तरह से लिख देते हैं। आप कहोगे यार ये क्या बकवास है, हम पहले इतने खजल हो रहे थे ये सारा देखने के लिए कि +1 हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे निकालूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमें GCR पे हमारी मैम ने भेजे थे, उसके अंदर ना 7 सॉल्यूशंस भी भेजे मैं। आपको ये पहली वाली वर्ड फाइल है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे गया अच्छी एग्जाम्पल, हाँ ये देख लो कोड ये है लेफ्ट पे, ठीक है। ये एक फॉर लूप लगा हुआ है i<n जा रहा है, ये i² के लिए चल रहा है, i² टाइम्स चल रहा है ये लूप सम रफले, और ये n टाइम्स चल रहा है। तो ये सारे मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, मतलब ज़्यादा सी पावर्स भी हैं पता नहीं। अब इसके अंदर आप हर कोई खोल के नहीं खोल के नहीं दिखाया मैम ने, उन्होंने बस ये लिख दिया, और आपने बस एक्सप्लेन करना है ब्रीफली कि आपने यहाँ पे n³ क्यों लिखा है, और उसके अंदर आप बस ये फॉर्मूले वगैरह इस तरह से बता के कर सकते हो कि यार ये मेरी वजह है। तो आपको जो पहले इतना खज्जल होना पड़ रहा था इन चीज़ों के लिए, अब आपको नहीं होना पड़ेगा। तो अब आपको अगर पहले ये वाली बातें नहीं भी समझ आई थी ना कि यार ये सिग्मा वाली क्या शिट है, तो लाइक आपको अगर रफली इसके अंदर से कोई 20% बातें भी याद रहेंगी ना, तो आप कम से कम जस्टिफाई कर सकोगे अपना ये वाला आंसर, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा आगे। अब उन चीज़ों से बाहर निकल गए जो डिपेंडेंट लूप्स थे। अब आती है बात O ऑफ log n के। काफ़ी लोग कोड देखते हैं, उनको समझ आ जाती है कि यार ये i = 2 हो रहा है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, ये log बेस 2n टाइम्स चलेगा। लेकिन उनको इसके पीछे का प्रूफ नहीं पता होता, और अगर सवाल में आ जाएगा तो फिर वो ब्लैंक होके बैठ जाएंगे, वो तो कहीं मार रहे होंगे। तो ये बस उसके लिए कि ये आपके सामने एक बेसिक सा मतलब प्रोग्राम सेगमेंट है, यहाँ लिखा हुआ है i = 1 i<n i * 2 sum + equals 1, ठीक है। तो i की वैल्यू जो है हर बार 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, और जब भी वो n के बराबर हो, n से ज़्यादा हो, ये टूट जाएगा, ठीक है। तो पहले हम कुछ वैल्यूज़ मतलब जैसे टेबल हमने पहले बनाया था उस तरह से बनाते हैं। i की वैल्यू शुरू में 1 थी, सम का जो वेरिएबल उन्होंने लिया हुआ है शुरू में अगर 0 तो 1 हो जाएगा, मतलब बॉडी इतनी बार चल चुकी है टोटल, ठीक है। दूसरी बार चलेगा जब 2 होएगा, तीसरी बार तब चलेगा ये लूप जब ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना i की वैल्यू 2 से, तो ये 4 हो जाएगा। फिर अगली इटरेशन के अंदर, चौथी इटरेशन के अंदर फिर से 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो i की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इस तरह से i की वैल्यू मल्टीप्लाई होती जा रही है, और ये सम बस बेसिकली शो करे नंबर ऑफ इटरेशन, इसलिए इन्होंने बस एग्जांपल में दिया हुआ। अब हम अगर इसी चीज़ को इस तरह से लिखते हैं कि 1 = 2 power 0, 2 = 2 power 1, 4 = 2 square, 8 = 2 power 3, ये एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी है हमने, कोई नई बात नहीं की, ठीक है। कोई इसके अंदर स्पेशल बात नहीं है, बस हमने पैटर्न देखे, सारी 2 की पावर्स ही हैं टेक्निकली, मतलब इस तरह से कुछ चल रहा है, तो हमने लिख दिया। अब इससे हम एक रिलेशन ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं, वो ये है कि i जो है ना वो हमेशा 2 power of sum -1 आ रहा है, ठीक है, अगर आप गौर करो, ठीक है। अभी भी कोई ख़ास बात नहीं की मैंने, बिल्कुल सिंपल सी बात है, देख के पता चल रहा है। अब हम यहाँ पे ना लॉग की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। लॉग की डेफिनेशन क्या होती है? अगर कभी भी आपको नज़र आता है लिखा हुआ इस तरह से कि log base 2 x = y, इसका मतलब है कि 2 की कौन सी पावर के लिए आपको x मिलेगा, लॉग यही होता है ना। तो इसी तरह से हमने जो बेस यहाँ पे 2 थी ना, तो हमने बस वो डेफिनेशन अप्लाई की है, तो ये जो पावर थी वो यहाँ पे आ गई है, और जो i था वो यहाँ पे आ गया, लॉग के आगे, ठीक है। और जिसके ऊपर पावर होती है वो हमेशा बेस बनता है ना। तो ये बस हमने डेफिनेशन अप्लाई की है लॉगरिथम के। अब ये -1 को हम दूसरी साइड पे ले गए, तो हमें सम को निकालने के लिए इक्वेशन मिल गई, और हम यही चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि लूप एग्जिट से पहले कि सम की कितनी वैल्यूज है, ताकि हमें पता चल जाए कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी है ना। अगर हमें ये मिल गया, हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। 1 जो है वो असल में log base 2 1 + 1 है, मतलब i की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने जो यहाँ पे लिखा था log base 2 i + 1, मैंने बस यहाँ पे i की वैल्यूज डाल दी 1 2 4 8 n / 2, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं स्पेशल किया। अब बस बात ये है कि ये चीज़ log n में कैसे कन्वर्ट होती है, ये कैसे होता है, ये रह गई बात। अब यही है कि log के 1 जो होता है ना, अगर कभी भी log इस तरह से होता है,
यही है ना कि 2 की कौन सी पावर के लिए आपको 2 मिलेगा, आप ये कह रहे हो अगर आप ये कहो तो ऑब्वियसली 1 होएगा ये, है ना। तो आप जब भी बेस और ये वाली चीज़ कॉमन हो, एक ही चीज़ हो, तो हमेशा आपका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे हम 1 को रीराइट करके log बेस 2 लिख सकते हैं। और लॉगरिथम का एक रूल है कि अगर 2 लॉग्स प्लस हो रहे हैं आप उनके जो अंदर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हो। तो ये बस वही रूल अप्लाई किया। या फिर हमने ज़्यादातर छोटी क्लासेस में इसके उल्टा पढ़ा होता है कि मतलब आपको दिया होता है इस तरह से log 6 और आपको log 2 और 3 की वैल्यूज़ दी होती हैं। वो कहते हैं कि चलो बताओ कि क्या आंसर होएगा, तो हम इसको इस तरह से लिखते होते थे log 2 into 3 इक्वल टू log 2 प्लस log 3, है ना। ये वही वाला रूल अप्लाई किया बस रिवर्स में। कि हमारे पास इस तरह से 2 लॉगरिथम थे, हमने उसको 2 में बना दिया और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये n में आ गया। ये है बस। तो ओ ऑफ log n कैसे आता है आपको इस लूप को देख के, तो आपको समझ आ गई है कि ये जब लूप होता है कैसे हम बताते हैं कि log n, ठीक है। अब एक और log n की बात है कि कभी ज़रूरी नहीं हमेशा मल्टीप्लाई इक्वल हो, जैसे कि बाइनरी सर्च की एग्जांपल है, वो log n है, वो भी log n है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हर बार ना आपका जो पूल है वो आधा आधा होता रहता है सिलेक्शन का, कि मतलब हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, है ना। तो मतलब अगर 15 को हम n रखते हैं, वो पहले डिवाइड बाई 2 हो रहा है, फिर से डिवाइड बाई 2 हो रहा है, इस तरह से चलता आ रहा। इसका एक और तरीका भी है देखने का, ये कि नंबर ऑफ़ इटरेशंस हम देखते हैं हमेशा जितनी लग रही हैं एक सैम्पल के लिए। कुछ सैम्पल्स के लिए लेते हैं, हमें देख के नज़र आ रहा है कि हमने जब 16 एलिमेंट्स की एक अरे ली है, यानी 2 पावर 4 एलिमेंट्स की अरे ली है, उसको 4 इटरेशंस लग रही हैं, तो उन्होंने वही बस रीअरेंज करके डेफिनेशनल फ्लॉग से निकाल लिया कि ये ऑफ लॉग है ना, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है बस। ये बस इन्होंने शुगर डाला है बस। ये बात का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं हमेशा आपको हैंड फीड कर रहे होंगे आंसर की मल्टीप्लाई इक्वल 2 लिखा हुआ है तो हमेशा log n होता है, उसके बिना भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पे log तभी आएगा जब यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल वाली शिट होगा। अब कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ रेट्स, ये कि log n बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो बड़ी बड़ी इनपुट्स के लिए भी बहुत छोटा होता है। हम log n सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। 2 पावर ऑफ n एक्सपोनेंशियल बहुत ही स्लो हो जाता है बड़ी वैल्यूज़ के लिए, और ये इसको डिस्करेज, मतलब इस तरह के एल्गोरिदम्स नहीं अच्छे होते। तो बस ये है कि मतलब O ऑफ n का मतलब क्या होता है, जितना छोटा हो उतनी अच्छी बात है, ठीक है। अब 2 पावर ऑफ n की भी एक एग्जांपल कर देता है। मैम ने हमें यही दिखाई थी अपनी स्लाइड्स में, मैंने उसे स्क्रीनशॉट की हुई है। द नंबर ऑफ टाइम्स यू कलर अ सेल इज़ रिटन देयर, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा हुआ कि यार एक टेबल है, मतलब कुछ टेबल है जो भी है उन्होंने दिया हुआ है, एक अरे है, उसके अंदर कुछ सेल्स हैं, आपने उसके अंदर इतने ऑपरेशंस करने हैं जितने लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि हर बार ना मतलब 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस हर अगली इटरेशन में। मतलब अगर आउटर लूप आई है, वो शुरू में 0 है, तो मैं खैर मैं इतनी बातों में नहीं पढ़ता। इटरेशंस इसकी जो हैं इन्होंने लिखी हुई है हमारे लिए, ठीक है, कि यहाँ पे एक बार एक ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पे 8 ऑपरेशन हो रहे हैं, और यहाँ पे 2048 हो रहे हैं। अगर हम नेट मतलब सारी कॉस्ट निकालना चाहते हैं, इन सारे ऑपरेशन को बस ऐड कर देते हैं, तो इस इधर हमने बस ऐड किया है, तो हमें टोटल इटरेशंस पता चल जाएंगे इनर मोस्ट लूप के, ठीक है। तो बस हमने इस तरह से इसको लिख दिया, हमें रिलेशन नज़र आ गया कि ये 2 पावर 0 से लेकर 2 पावर n-1 तक चल रहा है। इसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है ये वाला कि जब भी कोई भी बेस हो, ठीक है, उसके ऊपर पावर है जो वेरी करती जा रही है समेशन के अंदर, तो हम उसको इस तरह से कर लेते हैं। ये x पावर ऑफ 2, x पावर ऑफ यहाँ पे आ जाएगा n, क्योंकि n-1 था तो n-1 + 1 n होता, ये इस तरह से, और जो x की जगह 2 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो एंड पे आपके पास आंसर 2 पावर n आ जाता है। तो ये एक एग्जांपल है O ऑफ 2 पावर n की, कि इस तरह के भी एल्गोरिदम्स होते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैम ने भेजे थे कि जिन्होंने एक एग्जांपल दी हुई। क्वेश्चन नंबर 1, डिटर्मिन टाइट बिग O फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड फाइंड C एंड n0, ठीक है। तो यहाँ पे 9n³ दिया हुआ है प्लस 400n² दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने वो g ऑफ n निकालना होगा अगर, तो वो तो देख के पता चल रहा है हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ले ली, n³ आ गया, ठीक है। आधा सवाल तो इधर ही हो गया। अब c और n0 निकालना, तो उसका भी तरीका कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, n की वैल्यू 1 पुट की, बड़ा आसान है, ठीक है। अब इस तरह के भी आ सकते हैं, लेकिन हम हमेशा ना 1 डाली जाते हैं ना, क्योंकि आसान होता है मल्टीप्लाई, बस 1 से करो तो क्यूब भी लेते हो, स्क्वायर भी लेते हो, हमेशा 1 होता है, आपको ज़्यादा मैथ नहीं करना पड़ता, जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन हमेशा नहीं ये चलेगा, क्योंकि आप log 1 लिखोगे ना तो वो आपको 0 देता है,
और अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो आपको मसले पड़ जाएंगे इन्फिनिटी वाला है। तो आपको कभी कभी ना मतलब अपने सवाल को देख के रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैंडल करनी पड़ती है। और आप नेगेटिव वैल्यू भी नहीं दे सकते एन की, या फिर ज़ीरो भी नहीं पुट कर सकता हमेशा ये, क्योंकि वो लॉगरिथम एक्सेप्ट नहीं करता ना, ज़ीरो पे भी इन्फिनिटी देता है, नेगेटिव पे भी उसकी डोमेन से बाहर हो जाता है लॉग फंक्शन की। तो बस ये आपने मतलब सवाल की रिक्वायरमेंट्स देख के वैल्यू पुट करनी है, ये बात है। कभी कभी मतलब इस तरह से भी आ सकता है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, बस कोई और रैंडम वैल्यू चेक कर लिया करो एन के लिए, ठीक है। Practice questions. Question number 2. For each of the following program fragments, give an analysis of the running time in T of n as well as in tight big O. ठीक है, तो अब इसका T of n निकालना है। I equals 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n, तो ये n देख के लगता है n बार चल रहा है, लेकिन असल में नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई इक्वल 2 है। तो ये कितनी बार चल रहा होगा, log n बार, ठीक है, अभी बताया क्यों। उसके बाद आ जाती है बात, एक इनर लूप है जो j इक्वल्स 1, j लेस देन इक्वल टू i, j मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो आप देख के कहोगे कि यार चलो ठीक है, ये वाला तो log i बार चल रहा है, ये वाला log n बार चल रहा है, तो हमें मतलब अपनी सिग्मा नोटेशन की लिमिट्स पता चल गई हैं। अगर आप चलो वैसे इतना आगे भी नहीं चलते, पहले हम खाली टेबल बना लेते हैं, स्लो चलते हैं, ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। नॉर्मली हम लिखते हैं चलो ठीक है, आई की वैल्यू 1 होएगी, फिर 2 होएगी, फिर 4 होएगी, फिर 8 होएगी, अप टू जो मर्जी n तक, ठीक है। इसको भूल जाओ, कंफ्यूज हो रहा है इससे, ठीक है। हाँ, तो ये अप टू n जा रही है, ठीक है। हमने बस ये फाइंड करना है कि j की है कितनी इटरेशन है, क्या है ये, इसका क्या सीन है, ठीक है। 1 जब होएगी i की वैल्यू, तो इनर लूप भी एक बार चल रहा है j की वैल्यू 1 के लिए। जब i की वैल्यू 2 होगी तो 1 और 2 के लिए चल रहा है। जब i की वैल्यू 4 होएगी तो 1 2 4 इस तरह से चलता जा रहा है ना। हमने बस वो वैल्यूज़ प्लॉट कर दी, नॉर्मल जो बिल्कुल नॉर्मल वाला तरीका होता है बिना सिग्मा नोटेशन के। अब हम इसके अंदर एक रिलेशनशिप देखते हैं कि हर चीज़ i की वैल्यू 2 पावर 0 2 पावर 1 वैसे जैसे पहले लिखा था हमने उस तरह से रीराइट कर दिया। और इसी तरह से 2 पावर n को हमने अगर लिखना हो 2 की पावर की टर्म्स में, तो हम कैसे लिखेंगे, तो log बेस 2 n कर दिया। 2 पावर ऑफ log बेस 2, मतलब अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ इसका प्रूफ भी है, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं, आप बस बेसिकली बता देता हूँ। log की डेफिनेशन अप्लाई कर लो, ठीक है। इसको हम x के इक्वल कर लेते हैं आई गेस, तो ये बन जाएगा log बेस के x इक्वल्स log बेस के n। तो ये तब भी हो सकता है इक्वल अगर x और n आपस में बराबर हो, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है कि n के बराबर है। खैर, अब आप देखो तो हर बार लूप की जो इटरेशंस है ना, वो भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार चला, यहाँ पे 2 बार चला, यहाँ पे 3 बार चला, यहाँ पे 4 बार चला। तो यहाँ पे भी हमने वो वाला जैसे पहले किया था ना, हम लिख लेते हैं कि अच्छा ठीक है log i + 1 टाइम्स चल रहा है हर i की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अब एक आम बंदा ये कहेगा कि चलो ठीक है सिग्मा नोटेशन में डालो, बात ख़त्म करो। लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ भूल रहे हो कि i की वैल्यू ना यूनिफॉर्मली 1 से n तक नहीं जा रही, बल्कि 2 से मल्टीप्लाई होकर स्टेप्स में जा रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही अप्रोच होती है अगर यहाँ पे आउटर लूप के अंदर log n ना होता, खाली अगर 1 से n तक जा रहे होते, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस नहीं हो रहा, इसलिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। वही बात कि देखो अगर आप गिनो ना तो ये log n टाइम्स चल रहा है रफली, या log n log n + 1 टाइम्स चल रहा है, जो भी है, +1 को नहीं हम गिनते। तो ये वाला ये अप्रोच तो 1 से लेकर n टाइम्स चल रही है, जबकि ये log n टाइम्स चल रही है, तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकते, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आ गई गलत क्यों है। अब इसका सही किस तरह से करना, हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं k, उसको हम इक्वल कर देते हैं log i के, ठीक है। अब हमने log की डेफिनेशन से ही निकाल लिया 2 के, अगर हमने i निकालना हो कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये lg जब लिखा होता है ना तो ये log बेस 2 होता है, मैं बार बार log बेस 2 लिखने की जगह lg लिख दी, शॉर्ट फॉर्म होती है उसी की लिखने के। तो 2 पावर ऑफ k इक्वल्स i, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, जहाँ पे i लिखा है वहाँ पे k की फॉर्म में लिख देंगे बस। तो यहाँ पे i इक्वल्स 1 था, इसको हम k इक्वल्स 1 से लेके log n तक ले जाएंगे, और यहाँ पे i लिखा हुआ था ना, तो i की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 पावर ऑफ k। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं ये क्लैरिफाई नहीं किया हुआ, log 2 पावर ऑफ k जब मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है log बेस 2, यहाँ पे 2 पावर ऑफ k, ठीक है। तो पावर जो है वो पीछे आ जाती है, आपको पता है ये log का रूल होता है। तो आप k इंटू log बेस 2
2, तो ये तो 1 होता है ना, तो k इंटू 1 हो जाता है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मैंने k लिख दिया, मैं खुद करके भूल गया था। अच्छा, तो इस तरह से हमने पहले ये स्प्लिट किए समेशंस को, यहाँ पे k डाल दिया। अब यहाँ पे बस वो फॉर्मूला लगना है n/2 इंटू n+1 वाला, और कुछ भी नहीं है, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो जो लार्जेस्ट टर्म है वो log n होल स्क्वायर्ड है, तो इसको हम इस तरह से कहते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी इज़ ऑफ log स्क्वायर n। तो ये बस यहाँ पे बात बताने वाली थी, समराइज़ कर देता हूँ कि कभी कभी आप जब समेशन कर रहे होते हो, अगर आउटर लूप यूनिफॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा, मतलब 1+1+1+1+1 नहीं हो रहा, बल्कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप इस तरह से कर लेते हो। मतलब अगर ये खाली लॉग वाले केस में है कि आप उसको एक वेरिएबल के इक्विवेलेंट कर लेते हो, आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये बस है यहाँ पे बात देखने वाले। बकाया सारा मेथड मैंने वही यूज़ किया। खैर, उसके अलावा एक और छोटा सा सवाल है, यही है कि एक अब इन्होंने बस लूप उल्टा किया हुआ है, ठीक है। n से शुरू किया हुआ है और कह रहे ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये उसी के बराबर है कि अगर आप 1 से शुरू करो और आप लेस देन n करके मल्टीप्लाइड बाय 4 करो, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 4 किया हुआ है। मतलब वही है, बस यही है कि log बेस 4 n टाइम्स चल रहा है ये लूप, ठीक है। और इनर लूप तो है ही कांस्टेंट, वो n डिवाइड बाय 2 बार चल रहा है, वो डिपेंड भी नहीं करता i के ऊपर, तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। तो ये बन जाएगा इस तरह से। हम इस वाली के देखेंगे, कोई कांस्टेंट है log 4n, कोई कांस्टेंट डाल दिया साथ log 4n जितनी बार बॉडी चल रही है, और यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार चल रहा है, क्योंकि n डिवाइडेड बाय 2 होता है ना, लेकिन हम डिवाइड बाय 2 नहीं लिखते, वो कांस्टेंट वगैरह वाली शिट में नहीं पढ़ना हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ओ निकाल सकते हो, सही है। अब आखिरी एक मेरा ख्याल है सवाल है, उसके अंदर यही है कि i = 1, i लेस देन इक्वल n, i इंटू = 2। तो आप ये देख के पता चल रहा है कि बाहर वाला लूप log n टाइम्स चल रहा है, इनर वाला लूप जो है वो क्या है, वो i पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वो अब लिनियरली चल रहा है, तो इसके अंदर हम फिर से वही अप्लाई करेंगे। अगर आपको पहले नहीं समझ आई थी तो उम्मीद है अब आ जाए। लेट i = 2 पावर ऑफ k, ठीक है। तो log अप्लाई किया, लॉग की डेफिनेशन अप्लाई की, ठीक है। तो LGI = k बन गया। अब हम जैसे पहले n टाइम्स चला रहे थे समेशन, हम log n टाइम्स चलाएंगे क्योंकि टर्म्स ही log n है, 1 से लेके log n तक, ठीक है। तो उस तरह से सीधा सीधा चल गया, i की वैल्यू पुट कर दी जो कि है 2 पावर ऑफ k। अब फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया, फार्मूला अप्लाई हो गया, आपके पास आंसर आ गया कि ऑफ n है, ठीक। इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं। अब बस बात ख़त्म करने से पहले दो छोटी छोटी बातें हैं कि अच्छा कुछ फॉर्मूले मैंने इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि उसके कोई रेलेवेंट सवाल नहीं आए, लेकिन आपको फिर भी एक आध पता होने चाहिए। उनमें एक ये है, सिग्मा k = 1 to n log k इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n log n, ठीक है। तो अगर आप log 1 + log 2 + log 3 इस तरह से अगर आपको मिल रहा है तो वो अप्रॉक्सीमेटली log n नहीं होएगा, n log n नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा और कोई ख़ास, हाँ ये 1/k वाला, ये बस देखने वाला है एक एक्स्ट्रा, ये वाला ना भी करो याद तो कोई मसला नहीं, आप बस ये बॉटम राइट वाला कर लो कि 1/k, मतलब अगर इस तरह से 1/1 + 1/2 + 1/3 इस तरह से हार्मोनिक सीरीज़ चल रही है तो वो log n के बराबर होती है बस। अब कुछ एक्स्ट्रा छोटी छोटी बातें हैं कि उन्होंने ये भी बात बताई हुई है कि वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस के लिए कुछ कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल दे दी खाली लीनियर सर्च के कि वर्स्ट केस यही है कि आपको बिल्कुल आखिर में जाके मिलता है, तो वो n इटरेशंस लग गई। एवरेज केस ये है कि आपको n डिवाइडेड बाई 2 मतलब मिडल में मिल गया, ठीक है। तो आपको पता है वो हम बिग ओ के अंदर डिवाइडेड बाई 2 को इग्नोर करते हैं, तो ये भी O of n हो गया। और बेस्ट केस ये है कि आपको पहली बारी में मिल जाए, तो वो O of 1 हो गया, ठीक है। तो ये होता है वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, इस तरह से निकलता। अब कुछ और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, जैसे ये ओमेगा n और थीटा n, ये दूसरी क्लासेस में पढ़ाई भी गई हैं। मैं जो स्लाइड्स मैंने देखी, कोई 2-3 सेट्स देखे हैं मैंने स्लाइड्स के, कुछ में लिखा हुआ था, तो मैं बस जिक्र कर दूँ। ओमेगा n बेसिकली टाइट लोअर बाउंड होता है अपर बाउंड की जगह, मतलब आप अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हो, और थीटा n बस इन दोनों का एवरेज होता है। तो बस इसके अंदर यही टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर जानने वाली बातें हैं, बकाया और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, और वो पहले ही मैंने बता दिया था कि लिंक्ड लिस्ट में इसलिए नहीं कवर कर रहा क्योंकि अभी बिल्कुल इंट्रो लेवल बातें हुई हैं, उसके अंदर कोई ख़ास बात करने वाली नहीं है।